जी, माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ वॉर जर्नलिज्म वर्सेस पीस जर्नलिज्म। इसमें मैंने 5 न्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट की थी, जैसा कि हमें कहा गया था डिफरेंट डेकेड से बिटवीन डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें जो है वो हमारा सिलेक्शन जो न्यूज़ का था, उसमें जैसे मैम ने हमें बताया था कि हम लोग डिफरेंट एरियाज़ जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली जो है वो वॉर और टेररिज्म जो है उसके हवाले से बेसिकली अपनी न्यूज़ की सिलेक्शन की थी। तो सबसे पहले जो मेरी न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग द गौकदाल मैसेकर था। ये बेसिकली एक गौकदाल एक कश्मीर में इलाका है, उसके हवाले से था। जैसा कि आप स्लाइड में भी देख सकते हैं कि इसकी जो न्यूज़ है ये ग्रेटर कश्मीर नामी एक न्यूज़पेपर है, जिसने ये न्यूज़ जो है वो शाया की थी। उसके हवाले से है। अब इस न्यूज़ के अंदर और इसके जो साथ रेलेवेंट इमेजेस हैं, इसमें हमें क्लियरली एक चीज़ इंडिकेट हो रही है कि बुनियादी तौर पे वहाँ पे हुआ ये था कि एक ब्रिज के ऊपर एक प्रोटेस्ट था और उस प्रोटेस्ट के अंदर जो है कश्मीरी जो लोग हैं, दे वर आस्किंग अबाउट देयर राइट फॉर इंडिपेंडेंस। और उसमें जो है वहाँ पे पीएफ जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कश्मीर के अंदर जो उस वक्त मौजूद थी, उसने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है वो फायरिंग भी की थी और उसके बाद जो है वो इनको बहुत बुरे तरीके से जो है ब्रूटल तरीके से इनको मारा भी था। यहाँ तक कि इनमें से जो कुछ लोग थे वो अपनी सर्वाइवल के लिए उन्होंने दरिया में छलांग भी लगा दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से भी बहुत कम लोग जो है वो सर्वाइव किए थे। जिस तरह से इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल द एक्ट हैव बीन एज हाई एज 280। ठीक है जी। जो न्यूज़ में क्लेम किया गया था कि वो ये था कि जी 50 कश्मीरी जो हैं उनको मारा गया, जबकि जो सर्वाइवर्स थे उनके मुताबिक ये एक्चुअल फिगर नहीं था और ये तकरीबन कोई 280 के अराउंड क्लेम करते थे कि जी 280 बंदे जो हैं वो इसके अंदर मारे गए हैं। इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा भी था वॉर जर्नलिज्म वर्सेस पीस जर्नलिज्म के हवाले से, कि वॉर जर्नलिज्म के अंदर हम लोग बुनियादी तौर पे सिर्फ इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंसिडेंट के अंदर हुआ क्या है, और डेफिनेटली चूंकि एक एलीट ओरिएंटेड बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट मौजूद था, तो उसी वजह से वो चीज़ हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है इस न्यूज़ के अंदर। इफ़ यू गो थ्रू इट, तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसको रीड आउट भी कर देता हूँ, बट आई थिंक उसमें टाइम लगेगा हमें, क्योंकि 5 न्यूज़ हैं। मैंने मैम ब्रीफली वैसे तो इसका अभी बताया है कि इसके अंदर बेसिकली हुआ ये था कि कश्मीरी जो प्रोटेस्टर थे, गौकदल बेसिकली एक इलाका है श्रीनगर के पास इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनकी ऑक्यूपेशन हुई हुई है होमलैंड की, उसके खिलाफ। तो वहाँ पे जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसने फायर ओपन कर दिया इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ वो ये था कि 50 कश्मीरी जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे और उसके अलावा 80 के करीब जो है वो स्वेयरली जो है वो इंजर हो गए थे। देन अगेन इसमें जो है वो हुआ ये था कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैसेकर हैपेंड जस्ट अ डे आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड जगमोहन एज द गवर्नर फॉर अ सेकंड टाइम इन अ बिड टू कंट्रोल मास प्रोटेस्ट बाय द कश्मीरीज। अब ये जो जगमोहन साहब थे, इनको दूसरी दफा जो है वो गवर्नर लगाया गया था कश्मीर का। तो उसके खिलाफ जो है बेसिकली लोग थे कि जी ये पहले भी चूंकि रहा था वहां पे, अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे तो इसने वहां पे पहले भी जो है वो काफी ज्यादा सख्ती के साथ चीजों को कंट्रोल किया था, और इंडियन गवर्नमेंट यही चाह रही थी कि उनके खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है लोगों की तरफ से, कश्मीरी लोगों की तरफ से, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसके वो जो इस न्यूज़ के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट की गई वो ये भी थी कि जी जो दूसरा वर्जन जिसको हम बेसिकली न्यूज़ में बोलते हैं, जब इंडियन पुलिस का जो है वो लिया गया था, तो वहां पे बेसिकली ये कहा गया कि जी पहले कश्मीरी जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने वहां पे जो पुलिस मौजूद थी उसके ऊपर पथराव किया और उनको जख्मी करने की कोशिश की, जिसके जवाब में कश्मीरी पुलिस ने इनके ऊपर फायर ओपन किया बहालत मजबूरी। तो इसमें जो सर्वाइवर्स थे, उन सर्वाइवर्स के मुताबिक इस तरह से था कि जी ये जो फिगर बताया जा रहा है ये फिगर ठीक नहीं है।
एक्चुअली ये तकरीबन 280 के करीब लोग थे जो कि इसके अंदर मारे गए थे, और फिर इंडिपेंडेंट जराए ने भी ऑलमोस्ट इसी तरह का फिगर, मोर देन 200 का फिगर आपको हर जगह पे मिलेगा कि कश्मीरी जो है वो इसमें हलाक हुए थे। इसी में मैंने भी थोड़ी देर पहले भी ये बात की थी कि ये इतना ज्यादा जो है वो फायर किया गया था कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दरिया में छलांग भी लगाई थी, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे जो है वो अनफॉर्चुनेटली अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो यहाँ पे आप इन जो इमेजेस मैंने दिए हुए हैं इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो लोग वहां पे पकड़े गए उनके साथ क्या सलूक हुआ। ये जो लास्ट इमेज जिसमें आपको नजर आ रहा है, जिसमें एक ये बैरिकेड के साथ जो है दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ये बेसिकली वो सारा इलाका है, ये जहाँ पे गौकदल मैसेकर लिखा हुआ है, जनवरी 21 1990। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बेसिकली इन्होंने इसी तरह से था कि ये एक्चुअली एक ब्रिज है, ब्रिज का नाम है, उस ब्रिज पे बेसिकली जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये जो आपको लास्ट इमेज के अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी बेसिकली ये लोग ब्रिज की जो एक साइड है वहां पे खड़े होकर इन्होंने यहाँ से लोगों पे फायरिंग की थी। तो ये बेसिकली वॉर जर्नलिज्म का एक स्टाइल है कि जिसके अंदर हम लोग ये बेसिकली करते हैं कि हम चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं, देन अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एलिट्स और द गवर्नमेंट्स जिनके पास पावर होती है, जिनके पास स्ट्रेंथ होती है, या जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होते हैं इन द सेंस कि वो रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली फिर वहां पे हमें इसी तरह से चीजों को रिपोर्ट करना पड़ता है। जब आप इसका पीस वर्जन देखेंगे जो कि मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया था, तो यहाँ पे फिर डेफिनेटली जैसा हमने पढ़ा था लिंच के मॉडल के मुताबिक हम इसमें बेसिकली जो सफरिंग है उसको चूंकि हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे फिर इमेजेस भी उसी तरह के मैंने सिलेक्ट किए जो कि डेफिनेटली उस वक्त के भी थे, कुछ उसके बाद के भी हैं। ये जो लास्ट इमेज आपको नजर आ रहा है इस स्लाइड के अंदर, ये बेसिकली एक ओरिजिनल इमेज है, ये एक अखबार का ओरिजिनल इमेज है जिसमें, और ये ग्रेटर कश्मीर का ही है। उन्होंने अपने एक स्पेशल एडिशन के अंदर ये इमेज दिया था इसी इंसिडेंट के हवाले से 1 साल के बाद। तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये बेसिकली वो कश्मीरी लोग हैं जो कि जिनको मारा गया था वहां पे, जो प्रोटेस्टर्स थे जिनकी मैंने अभी बात की है। और इसके अंदर जो है वो डेफिनेटली जो एक एलिमेंट ऑफ डीह्यूमनाइजेशन है वो आपको बहुत आसानी के साथ यहाँ पे नजर आ सकता है कि किस तरह से लोगों को, लाशों को जो है वो रखा गया और फिर उनको ब्रूटली जो है वो वहां पे मारा गया। तो ये एक 1990s का जो एक इंसिडेंट था जो कि उस वक्त के मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हुआ, वो यहाँ पे मैंने इसमें प्रेजेंट किया है। जब आप इसके पीस जर्नलिज्म की बात करेंगे या पीस न्यूज़ के हवाले से आप बात करेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें फिर देखना पड़ेगा कि लोगों की सफरिंग्स जो हैं वो किस तरीके की थी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि लोग अपना जो एक राइट है अपनी सेपरेट होमलैंड के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, उसके हवाले से लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि इंडिपेंडेंट जराये का ये कहना था कि जो लोग वहां पे मौजूद थे, दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रूल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो इसी तरह से वो चीज मैंने फिर यहाँ पे भी प्रेजेंट की है, जिसके अंदर डेफिनेटली हम चूंकि उसमें ओरिजिनल जो फिगर्स हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मैंने दोनों फिगर्स जो है कि 50 लोग मारे गए और उसके अलावा जो है वो 80 से ज्यादा जो है वो यहाँ पे इंजर हुए हैं। ठीक है जी। अब इसमें मैंने लास्ट में यहाँ मेंशन किया हुआ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैव एस्टिमेटेड दैट एटलीस्ट 50 और मोर वर किल्ड, सम बाय गनशॉट वुंड्स एंड अदर्स बाय ड्राउनिंग आफ्टर दे जंप्ड इनटू द रिवर फ्रॉम फियर। ठीक है जी। ये इसका बेसिकली एक पीस वर्जन है। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि हम सख्त किस्म के या बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, चूंकि हम डेफिनेटली लोगों की सफरिंग्स को, उनकी जो उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उस चीज को हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से हाईलाइट करें कि उनकी जो सफरिंग्स हैं वो लोगों के सामने आए, बजाय इसके कि हम ब्रूटैलिटी और इस तरह की चीजें जो हैं, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करके हम वही काम करें जो कि वॉर जर्नलिज्म के अंदर किया जाता है। सिमिलरली दूसरा जो मेरा इंसिडेंट है ये मुंबई अटैक्स के हवाले से है। मुंबई अटैक्स के बारे में आप सब लोगों को आई थिंक पता है कि जिस तरह से नवंबर 27 को जो है ये अटैक्स हुए थे मुंबई के अंदर, और ये मल्टीपल जगहों पे हुए थे।
न्यूज़ के अंदर भी जो है ये बेसिकली मौजूद है कि 12 मुख्तलिफ जगह थी, छोटी बड़ी। हमने तो जो मीडिया पे देखा उसमें बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई उसमें डेफिनेटली ओबराय होटल और इसी तरह से दीगर जो जगह थी वो हाईलाइट की गई, जो थोड़ा सा जरा विजिबल थी, बड़ी जगह थी या लोग उसके बारे में जानते थे। इसके अलावा भी छोटी छोटे मुख्तलिफ मकामात थे जहाँ पे अटैक्स जो हैं वो कैरी आउट किए गए थे। ये बेसिकली जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इफ यू कैन सी कि द सिटी वाज स्ट्रक विद अ सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक व्हेन 10 मेंबर्स ऑफ लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तान बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कैरिड आउट 12 कोऑर्डिनेटेड शूटिंग एंड बॉम्बिंग अटैक्स। अब ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, जो कि बुनियादी तौर पे तो एक फाइनेंशियल चीज़ों को, फाइनेंशियल मामलात को डील करता है, एक ऐसा न्यूज़पेपर है इंडिया का। लेकिन उन्होंने इस इवेंट को भी कवर किया क्योंकि डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो मैस लेवल के ऊपर था। तो डेफिनेटली उन्होंने भी इस इवेंट को कवर किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइडेंट ओबराय होटल की आपको तस्वीर नजर आ रही है, नीचे अजमल कसाब की तस्वीर नजर आ रही है, और इसी तरह से ये जो लास्ट में आपको एक पुलिसमैन जो फिरता हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली ये एक बस स्टॉप है, सॉरी एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जहाँ पे ये मौजूद है, और वहाँ पे भी कुछ देर के बाद अटैक जो है वो कैरी आउट किया गया था। अब इसके अंदर भी यही चीज मौजूद है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जगहों के नाम मौजूद हैं, और फिर यहाँ पे मेंशन्ड है कि एटलीस्ट 174 पीपल इंक्लूडिंग 29 फॉरेनर्स हैव बीन रिपोर्टेड टू बी डेड, इंक्लूडिंग 9 अटैकर्स एंड विद मोर देन 300 वुडेड इन द इंसिडेंट। यहाँ पे अब देन अगेन हमें नजर आता है कि ये वॉर जर्नलिज्म का स्टाइल इसलिए है कि जैसे मैंने अभी अपने न्यूज के इंट्रो में पढ़ा है कि हमने सारा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाला। जब तक वो अभी तक वो बात प्रूफ नहीं हुई थी, कोई कमीशन नहीं बना था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, इंसिडेंट हुआ उसको उसी तरह से रिपोर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि लश्कर तैयबा के हवाले से जब हम देखते हैं तो वी गुड दे बैड का जो एक हम लोग बार बार बात करते रहे थे इस वॉर जर्नलिज्म और पीस जर्नलिज्म के हवाले से, तो वो चीज हमें यहाँ पे नजर आती है कि दूसरे को हमने बुरा बना के प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि व्हेन 10 members of Lashkar Taiba, a Pakistan-based extremist Islamist terrorist organization, मतलब उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिस्ट, टेररिस्ट, इन 3 वर्ड्स के थ्रू जो है वो बेसिकली हम अपने आप को उन्होंने मजलूम साबित किया, और पाकिस्तान को जो है उन्होंने एक जालिम मुल्क के तौर पे जो है प्रेजेंट किया कि जी इनके थ्रू जो है वो बेसिकली ये सारी की सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। उसके बाद आप एंड पे अगर देखेंगे तो खबर की डिटेल्स में मौजूद है। द स्पोक्समैन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड दैट द अटैकर्स केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर कंट्रोलर्स वर इन पाकिस्तान, कॉलिंग फॉर इंटरनेशनल सपोर्ट टू फ्लश आउट द टेररिस्ट कैंप्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स इन पाकिस्तान. Pakistan, on the other hand, has denied any involvement in the incident, claiming that it has no connections with the terrorist. ये डेफिनेटली चूंकि न्यूज़ का एक स्टाइल है, हम सब लोगों को पता है, आई थिंक हम सब लोगों का बैकग्राउंड मैस कम्युनिकेशन के हवाले से है, तो वी ऑल नो कि वी हैव टू टेक 2 वर्जन्स, हमें दोनों तरफ के वर्जन जो है वो देने पड़ते हैं। लेकिन देन अगेन वर्जन में अगर आप पूरी न्यूज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत इजीली विजिबल होगी कि ज्यादा जो हिस्सा है वो बेसिकली अटैक्स के ऊपर है। फिर उसके साथ जब आप इंट्रो खबर का दे रहे हैं तो उसमें आप दूसरे को बुरा प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। आखिरी 3 लाइंस के अंदर आप सिर्फ एक वर्जन के तौर पे, ताकि आप न्यूज का जो एक स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर सकें, तो दूसरे जो फरीक है उसका वर्जन आपने इसके अंदर प्रेजेंट कर दिया। फिर इसी का जब आप पीस वर्जन देखते हैं तो वहां पे जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ह्यूमनाइजिंग फैक्टर है, डीह्यूमनाइजेशन की बात नहीं है, तो यहाँ पे फिर डेफिनेटली लोगों की सफरिंग्स की बात आ जाती है। देन अगेन यहाँ पे आपको जो है वो देखना पड़ता है कि जी किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट किया जाए ताकि हम जो उन्होंने चीज को देखा है या उसमें से गुजरे हैं, उस ट्रॉमा को फेस किया है, उनका नुकसान क्या हुआ है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो है ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड या स्टेट ओरिएंटेड नहीं है, ये पीपल ओरिएंटेड जर्नलिज्म होता है, पीस जर्नलिज्म। तो डेफिनेटली हमें फिर लोगों को सामने लेके आना पड़ता है, या लोगों को हमें पहले नंबर पे रखना है और स्टेट को या दीगर जो पार्टीज हैं उनको दूसरे नंबर पे रखना है। अब यहाँ पे पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली जो पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है ये मैंने भी दिखाई थी। ये पुलिस वाला ये उसी अंडरग्राउंड स्टेशन पे मौजूद है जहाँ पे थोड़ी देर के बाद जब अटैक्स हुए थे, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसी जगह पे आपको इजीली नजर आएगा कि यहाँ पे लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, और इसी तरह से खून आपको नजर आएगा यहाँ पे। देन अगेन दिस शोज के जी लोगों ने वहां पे किस तरीके से सफर किया है।
इसी तरीके से ये एक जो नीचे आपको सेकंड इमेज है, इसके अंदर आपको हर जगह पे ब्लड बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये बेसिकली ब्लड जो है ये डेफिनेटली जो लोग वहां पे हलाक हुए हैं उन लोगों का है। और तीसरी तस्वीर में जब एक खातून अपने बच्चे को उठाए हुए भाग रही है, तो ये जैसे मैंने पहले बताया था कि 12 मुख्तलिफ जगह पे कैरी आउट किया गया था, जिनमें कुछ छोटी छोटी जगह भी शामिल थी, जैसे एक कार एक्सप्लोजन हुआ जो कि एक छोटे से बाजार के अंदर था, विच वाज बेसिकली पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ अटैक्स जो कि उस वक्त कैरी आउट किए गए थे। तो ये आई थिंक जो मुझे याद पड़ा, ये शायद 9वीं या 10वीं जगह थी जहां पे मेन सेंटर्स या मेन जगहों पे अटैक करने के बाद एक छोटा सा धमाका जो है वो किया गया था, चूंकि डाइवर्जेंस क्रिएट करनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खातून जो है उसने अपने छोटे से बच्चे को उठाया हुआ है, और ये वही जगह है जहाँ पे वो कार एक्सप्लोजन होता है, और उसके बाद वो बाजार के अंदर जो है भगदड़ मचती है, और उसमें डेफिनेटली इसके दो बच्चे और भी थे जो जहां बहक हो गए थे। इसकी खैर पूरी स्टोरी भी अलहदा से मौजूद है। उसके बाद तीसरा जो मेरा इंसिडेंट मैंने सेलेक्ट किया था, वो बेसिकली पुलवामा इंसिडेंट जो है, ये 2019 14 फरवरी 2019 को हुआ। इसको देन अगेन जो है वो जब इंडिया की तरफ से कवर किया गया, द हिंदू उनका एक बड़ा मशहूर अखबार है, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने वही चीजें जो अभी मैं बात कर चुका हूँ, कि अपने आप को उन्होंने थोड़ा सा मजलूम बना के प्रेजेंट किया, और दूसरी पार्टी को जो है वो उन्होंने डेफिनेटली थोड़ा सा जालिम के तौर पे जो है प्रेजेंट किया। अ कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स कैरिंग सिक्योरिटी पर्सनल ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वाज अटैक्ड बाय अ व्हीकल बॉम्ब सुसाइड बॉम्बर एट Lethpora near Aventep Ora in the Pulwama district of Jammu and Kashmir. The attack resulted in the deaths of 40 Central Reserve Police Force CRPF personnel and the attacker Adil Hamid Dar, a local from Pulwama district. Indian government in response to this cowardly act has put the responsibility for the attack on the Pakistani-based Islamic militant group Jaish-e-Mohammed, who has confirmed their involvement in the incident, claiming that the redemption will continue till the freedom of Kashmir. अब यहाँ पे देन अगेन जो है वो वही वाली बात है कि पुलवामा में अटैक होता है। इंडियन पर्सनल की जो एक बस जा रही होती है उसके ऊपर, सॉरी, 2 या 3 बसेस थी जिनके ऊपर अटैक किया गया था जैश ए मोहम्मद के ऊपर, जिसको क्लेम किया गया कि जी ये पाकिस्तानी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बाद में उन्होंने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की कि जी ये बिल्कुल अटैक हमने करवाया था। देन अगेन यहाँ पे आपको नजर आएगा कि चूंकि अखबारात की पॉलिसी में फर्क होता है, तो वॉर जर्नलिज्म के अंदर अब यहाँ पे आप देखें, एक इंसिडेंट के अंदर हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने इनकार किया या पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि हमारी अटैक्स के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे आपको दूसरा वर्जन नजर नहीं आता। ठीक है, दूसरे जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिसके बारे में हम क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, एक पार्टी या एक ऑर्गेनाइजेशन तो उसका जिम्मा ले रही है कि वाकई जी अटैक हमने करवाया है, लेकिन गवर्नमेंट का जो वर्जन है वो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ। इसके बाद जब इसको हम पीस में लेके आते हैं, तो ये बेसिकली ये वो लोग हैं जिनकी जो पुलिस वाले हैं उनकी जो फैमिलीज हैं, उनके जो लोग वहाँ पे जहाँ बहक हुए, बल्कि हलाक का वर्ड आई थिंक यूज करते हैं हम लोग दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए। तो जो लोग वहाँ पे हलाक हुए उनकी फैमिलीज हैं, उनकी तस्वीरें हैं जो कि उनके फ्यूनरल्स के ऊपर हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं, जो फौजी वहाँ पे या पुलिस वाले वहाँ पे जो है वो मारे गए थे इस इंसिडेंट के अंदर। यहाँ पे भी जो है वो डेफिनेटली हमें कीपिंग इन व्यू दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीस जर्नलिज्म, हमें यहाँ पे उस चीज को हाईलाइट करना है कि the families of security personnel killed in the tragic incident of Pulwama attack have asked for immediate justice for the irreparable loss from the government. Different members of the victims' families said that their loved ones were doing their duty and they had no involvement in killing of Kashmiri people. The Indian government, in support to the victims' families, has said that the security personnel were on their routine ambulation duty and had no plans of carrying out attack on people of Pulwama district. अब इससे पहले यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर एक चीज थी, और वो ये थी कि जो जैश ए मोहम्मद है उनका क्लेम ये था कि कश्मीरी जो हैं वो ये जो पुलिस वाले हैं ये बेसिकली जा रहे थे लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, लोगों को मारने के लिए इनको भेजा जा रहा था, या उनके ऊपर गासिबाना जो कब्जा है, जिसको हम गासिबाना कब्जा बेसिकली क्लेम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे शायद न्यूट्रल रहते हुए बात करनी चाहिए। तो वो उसकी वजह से हमें ये लीक हुआ प्लान, और उस प्लान के लीक होने की वजह से हमने जो है इस पे अटैक किया था। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पीस जर्नलिज्म के वर्जन के अंदर या पीस वर्जन के अंदर
कि यहाँ पे जो फैमिलीज हैं उनका क्लेम ये है कि जी उनका कोई वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते थे, तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा मजलूम बनाते हुए देन अगेन उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि जी यहाँ पे ये लोग अपनी रूटीन की ड्यूटी पे थे और इनका कोई इरादा नहीं था कि जी ये वहां पे जाके पुलवामा के अंदर, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, वहां पे जाके किलिंग्स जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं। फिर उसके बाद चौथी जो न्यूज मैंने सेलेक्ट की थी दैट वाज फ्रॉम 1969। ये गुजरात रियॉट्स के नाम से आपको मुख्तलिफ जगह पे मिलेगी। ठीक है जी, ये द स्टार, ये डॉन का एक इवनिंग न्यूज पेपर था जो कि शाया होता था, अब वो बंद हो चुका है। उसने कराची से इस खबर को शाया किया था। इस खबर में भी एक्चुअली जो है वो डेफिनेटली, चूंकि आप अपनी साइड को प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो जो बात की गई थी वो यही थी कि ये गुजरात में पहली दफा नहीं हुआ था। जो आई थिंक हम लोगों ने सुना हुआ है वो 2002 के जो गुजरात के अंदर हुए थे रियॉट्स और उस तरह से गुजरात के फसादात, उससे पहले भी ये होता रहा है। तो 1969 के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं उनके दरमियान आपस में तसादम हुआ था, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो है वो हलाक हो गए थे, बहुत सारे इंजर हुए थे, और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका लॉस हो गया था। अब इसमें देन अगेन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से खबर शाया की जा रही थी, तो वी गुड डे बैड वाला इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करना था। तो डेफिनेटली वहां पे जो है वो आपको ये प्रेजेंट करना था कि जी किस तरीके से हम दूसरे को बुरा दिखाएं और अपने आप को अच्छा दिखाएं। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने थोड़ी सी एंगलिंग या स्लांटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नलिज्म के अंदर, वो यूज करते हुए इन्होंने मुसलमानों को, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वहां गुजरात की, इंडियन गुजरात की, उसको इन्होंने जो है वो दिखाया था या बताया गया था उनके हवाले से कि जी लोग जो हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं, और अटैक्स किस वजह से हुए हैं कि जी वो लोग अपनी ईद की नमाज के लिए जो है वो जगह की तैयारी करना चाह रहे थे, जबकि उस वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी मौजूद थी उन्होंने इसको रेजिस्ट किया। जब रेजिस्ट किया तो उससे लड़ाई हुई और जिसके नतीजे में मुसलमानों का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। इफ यू पीपल कैन सी, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर 660 पीपल वर किल्ड, 107 1074 people were injured and over 48,000 lost their property. Unofficial reports claim as high as 2,000 deaths. The violence started on 18 September 1969 when Hindus attacked a Muslim dargah, leading to a mass breakout of violence. Out of the 512 deaths reported in the police complaints, 430 were Muslims. Property under ownership of Muslims worth 32 million rupees was destroyed during the riots. A distinctive feature of the violence was the attack on the Muslim shawls by the Dalit Hindu neighbors. It is claimed that the Indian government and the Hindu nationalist organization were responsible for instigating the violent acts. अब यहाँ पे भी वही वाली बात है जो अभी हमने ऊपर की थी कि स्लाइड्स के अंदर मौजूद था कि जी हमने दिखाया कि जिस तरह से पाकिस्तान को इंडिया ने बुरा दिखाया था, तो यहाँ पे इंडियंस को पाकिस्तानियों ने किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया कि जी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो सीक्रेट एजेंसीज थी या उनकी सीक्रेट जो फोर्सेस हैं वो बेसिकली इंस्टिगेट करती रहीं इस मामले को, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे जाके हुआ ये कि जी अटैक हुआ एक दरगाह के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि ईद का मौका था, यानी कि ईद करीब आने वाली थी, तो वो अपने ईद की नमाज की तैयारी के लिए दरगाह को तैयार कर रहे थे और वहां पे फिर जो है वो अटैक किया गया। अब यहाँ पे ये जो चीज इसमें मेंशन की गई है कि दलित्स जो हैं, जो हिंदू दलित्स थे, उन्होंने अपने नेबर्स के ऊपर ये अटैक कर दिया था। हालांकि इनकी हिस्ट्री अगर आप थोड़ा सा जो है वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उससे पहले तक, इस अटैक से पहले तक या इन रियॉट्स के ब्रेकआउट होने से पहले तक जो है वो काफी क्लोज थे एक दूसरे के, एंड दे वर इन वेरी गुड टर्म्स विद ईच अदर। लेकिन जैसा कि यहाँ पे खबर में क्लेम किया गया है, देन अगेन वॉर जर्नलिज्म के परस्पेक्टिव में, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि इंस्टिगेशन का वर्ड यूज किया गया है, परसुएशन का नहीं यूज किया गया, कि इंस्टिगेट किया गया एज क्लेम्ड बाय द स्टार कि जी हिंदू जो गवर्नमेंट, सॉरी जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इंस्टिगेट किया और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे इतनी ज्यादा डेथ्स जो हैं वो हो गई। इन इमेजेस के अंदर भी आप देख सकते हैं ये रियॉट्स की जो तस्वीरें मौजूद हैं, ये थोड़ी सी इनको दोबारा जो है वो फोटोशॉप किया गया है। इसमें कलर वगैरह जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, अदरवाइज उस वक्त डेफिनेटली कलर्स जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद पीस जर्नलिज्म जो है वो जब हम देखते हैं, इसमें मेरे पास कुछ ओरिजिनल तस्वीरें मुझे मिल गई, वो मैंने इसके अंदर ऐड की थी। तो इसमें बेसिकली जो है वो क्या है कि जी इसमें डेफिनेटली चूंकि देन अगेन सफरिंग्स की बात है, वहां पे हमने सिर्फ फिगर्स दे दिए कि इतने लोग जहाँ भाग हुए, इस तरह से हुआ, मतलब 5 Ws मैनेज को पूरा कर दिया। जबकि यहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली दिखाया है, ये आपको पहले इमेज के अंदर जो ये
कुछ लाशें सी नजर आ रही हैं या कुछ बाकियात नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली दे आर ह्यूमंस। ये जली हुई इंसानी लाशें हैं जो कि वहां पे मौजूद हैं, गुजरात के उस इलाके में जहां पे ये रियॉट्स जो हैं वो ब्रेकआउट हुए। इसी तरीके से ये घरों को आग लगी नजर आ रही है। लोग जब अपनी प्रॉपर्टीज और अपने लोग जो इनके मारे गए, उनके प्यारे मारे गए, तो डेफिनेटली वो चीज भी आपको इस सफरिंग के अंदर जो है वो सॉरी इन इमेजेस के अंदर आपको आसानी के साथ नजर आ जाएगी। फिर उसके बाद 1972 की एक खबर है डॉन की, कराची की। ये वॉर्स ऑफ प्रिजनर्स के हवाले से हमें पता है कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उसमें हमारे बहुत सारे जो फौजी हैं उनको जो है वो कैदी बना लिया गया। उस हवाले से है कि जब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर मामला गया अक़वाम मुत्तहिदा में, तो पाकिस्तान ने वहाँ बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को प्रेजेंट किया था कि जी जो हमारे कैदी मौजूद हैं वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, उनको जो है वो चूंकि उस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है डेफिनेटली और इंडियन फौज जो है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था वहाँ पे उस इलाके को, तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो वहाँ पे बार बार ये बात की गई कि जी हमारे लोगों को छोड़ा जाए, इनको रिहा किया जाए, और इस तरह की चीजें जो हैं कि जी ये सफर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला इमेज है इसके अंदर जो एक इंडियन फौजी है वो किस तरीके से अपना घुटना जो है वो एक पाकिस्तानी फौजी के सीने पे उसने रखा हुआ है। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर के अंदर भी इसी तरह से है कि ये आपका एक फौजी है जिसको उन्होंने पकड़ा और पकड़ने के बाद दे रिप्ड ऑफ हिज क्लोथ्स और इसके जो है वो इसको मारा गया। फिर इसी तरीके से ये लास्ट तस्वीर के अंदर आपको नजर आएगा कि ये सारे वो फौजी हैं जो जिनको वहां पकड़े गए और उनको लेके जाया जा रहा है टूवर्ड्स प्रिजन। तो यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएगा कि इस खबर के अंदर इफ आई कैन रीड इट आउट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड दैट द प्रिजनर्स ऑफ इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1970 वर बीइंग treated inhumanly by the Indian armed forces. The government told that the servicemen were deployed in the Eastern Command of Pakistan Armed Forces. Pakistani government has criticized the Indian forces for their worst brutal behavior with the prisoners. It has also said that they were not provided with fundamental human rights. It also claimed that the Indian armed forces were not concerned about the safety and well-being of the prisoners, calling it a war crime under the Geneva Convention Rule 1925. The Pakistani government has called for international intervention to put pressure on India to stop committing war crimes against the held prisoners immediately. अब यहाँ पे देखें ब्रूटल का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, वर्स्ट ब्रूटल बिहेवियर का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, इनह्यूमन का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, देन अगेन शोइंग दैट वी आर गुड एंड दे आर बैड। फिर उसके साथ उन्होंने जो है वो क्या किया कि जी प्रेजेंट कर दिया बीच में जनीवा कन्वेंशन का भी जिक्र कर दिया कि जी जनीवा कन्वेंशन में ये जनीवा कन्वेंशन डेफिनेटली अक़वाम मुत्तहिदा से पहले का है, अक़वाम मुत्तहिदा बनने से पहले का है। 1925 के अंदर भी इस तरह की रूलिंग्स आ चुकी थी कि वॉर क्राइम्स अगर होंगे तो उसके हवाले से क्या क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे भी वही बात बेसिकली उन्होंने उसी को कोट किया कि जी यहाँ पे जब आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर ले लिए हैं, अगर आपके पास आ गए हैं तो उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर हमने नहीं करना है। बट देन अगेन सिंस इट इज न्यूज इन दी वॉर स्टाइल, तो डेफिनेटली वहां पे आपको फिर दूसरे को बुरा दिखाना है, वहां पे आपको इस किस्म के अल्फाज आपको नजर आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप इसके पीस जर्नलिज्म पे जाते हैं, सॉरी पीस वर्जन के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें देन अगेन हाईलाइटिंग दी सफरिंग्स, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तानी फौजी हैं किसी के सर पे पट्टी बंधी हुई है और वो एक डेफिनेटली चूंकि प्रिजन के अंदर हैं तो वो किस तरीके से आपको उनके चेहरे पे सफरिंग जो है या तकलीफ आपको उनके चेहरे के ऊपर जो है वो नजर आ जाएगी। ये उन कैंप्स के अंदर, उन प्रिजन कैंप्स के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट इमेज के अंदर आपको नजर आ जाएगा कि ये पाकिस्तानी फौजी जो हैं ये मौजूद हैं, इनको चोट लगी हुई है या इनको मारा गया है। और देन अगेन यहाँ पे वही चीज है जो मैंने पहले बात की थी इनिशियली कि आप चूंकि सफरिंग्स को हाईलाइट कर रहे हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिपेंडेंट सोर्सेज का ये कहना था कि जी इनको एज सच खाने के लिए या रिहाइश के लिए या दीगर जो मेडिकल की सहूलियात हैं उसके अंदर इनको सही तरीके से डील नहीं किया जा रहा। सो ये मैंने 5 न्यूज जो हैं वो सिलेक्ट की थी डिफरेंट डेकेड से, इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक, जो टेररिज्म और वॉर के हवाले से थी। अब जब आप इन सब का एनालिसिस करते हैं और इससे रेलेवेंट आप लिटरेचर देखते हैं तो उसमें हमारे सामने कुछ चीजें आती हैं जो कि मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मीडिया एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें क्या चीज है, मीडिया का कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रोल क्या है या मीडिया को कॉन्फ्लिक्ट में रोल कैसा प्ले करना चाहिए या एक्चुअली होता क्या है।
ये हम सब लोग जानते हैं कि मीडिया के पास डेफिनेटली इस चीज़ का पावर या कुव्वत मौजूद है कि वो लोगों का माइंडसेट जो है वो शेप करता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं मैं उसको रीड आउट कर रहा हूँ, सॉरी उसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हम ये सब लोग जानते हैं कि मीडिया के पास जो है वो ये कुव्वत या इख्तियार या ये ताकत मौजूद है कि वो लोगों की मेंटालिटी को शेप कर सकता है, उनकी ओपिनियन को फॉर्मुलेट कर सकता है। हमें जो है वो एक जब हम एज अ पब्लिक बात करते हैं तो हमें रिलाय करना पड़ता है मीडिया के ऊपर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली वहां पे जो है वो हमें यही होगा कि जिस तरीके से खबर हमारे सामने प्रेजेंट की जाएगी या इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंट की डेफिनेटली हमारा माइंडसेट उस इशू के हवाले से उसी तरह से बनेगा। अब होता ये है कि चूंकि अभी जैसे हमने बात की थोड़ी देर पहले वॉर जर्नलिज्म और पीस जर्नलिज्म के हवाले से, जिसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर बाद भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वहां पे हमें ये चीज नजर आएगी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया गया डेफिनेटली लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उसी तरीके से बनता है। जिस तरह से मैम ने भी हमें बताया था, हमारे सामने एग्जांपल्स रखी थी लिंच के जो आर्टिकल था, कि इराक के हवाले से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का पूरी दुनिया में चले सब लोगों ने नहीं भी माना होगा, लेकिन मेजोरिटी ने इस बात पे बिलीव किया कि मीडिया उनको जो बता रहा है, डेफिनेटली एलीट मीडिया की यहाँ पे बात हो रही है, एलीट कंट्रीज के मीडिया की बात हो रही है, उन्होंने जो एक इमेज इराक का क्रिएट किया लोगों के ज़हन में, उस लोगों ने उस इमेज को उसी तरीके से लिया। लोगों ने वाकई में ये समझा कि इराक जो है उसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। सिमिलरली कि सदाम हुसैन जो है वो एक बहुत जालिम आदमी है, ठीक है जी। इसी तरीके से कि जी अटैक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दुनिया को उस चीज़ से बचा सकें, और जो उसकी जिस की फॉर एग्जांपल सदाम हुसैन की जो एक नेगेटिव इंटेंशन है पूरी दुनिया के हवाले से, उसको हम लोग जो है वो हाईलाइट कर सकें। तो लोगों ने उस चीज़ पे बिलीव किया, क्योंकि हमारे पास एज सच यानी कि आम आवाम के पास एज सच जो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के जराए हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो वी रिलाई ऑन मीडिया। अब इसमें जो है वो ये चीज मैंने मेंशन की थी कि जी आइडियली तो ये कहना बहुत आसान है कि मीडिया का काम जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है, चीजें निकाल के लेके आना है, ट्रू पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करना है। लेकिन चूंकि मीडिया की आपस में भी एक जंग है, एक रेस लगी हुई है कि इंफॉर्मेशन सबसे पहले कौन देगा, तो उस वक्त होता यह है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन की तरफ आप जा रहे होते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, या बहुत सारे शायद एथिकल जो चीजें मौजूद हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों के सामने सही पिक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं हो पाती। इसी हवाले से एक पूरी थ्योरी मौजूद है, मेरे ख्याल है सब लोगों ने पढ़ी हुई है, स्पेशली वो लोग जिनका मैस कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड है, जिसको हम लोग फ्रेमिंग बोलते हैं। फ्रेमिंग जो है उसके अंदर बेसिकली यही बात की जाती है कि आप किसी भी इशू को या किसी भी इवेंट को आप फ्रेम किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि हाउ डू यू पुट इट इनटू अ फ्रेम। जैसे अभी हमने ऊपर मैंने अपनी स्लाइड्स में भी दिखाया कि जब आप वॉर जर्नलिज्म में एक चीज को प्रेजेंट कर रहे हो तो वहां पे जिस तरीके से जो भी हुआ आपने उसको बता दिया, और उसमें डेफिनेटली जो उसके साथ टेक्स्ट यूज हो रहा होता है वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। जबकि जब आप पीस वर्जन के अंदर आते हो तो वहां पे देखें कि जैसे मैंने अभी ये वॉर्स ऑफ प्रिजनर्स के हवाले से, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के हवाले से बात की है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे हमने दिखाया कि लोग सफर किस तरीके से कर रहे हैं। कहीं पे कोई खातून है जो छोटा बच्चा उठा के खड़ी हुई है, कहीं पे कोई प्रिजनर है जो कि एक उसमें प्रिजन कैंप के अंदर जो है मौजूद है, किसी को चोट लगी हुई है, किसी को मारा जा रहा है। तो ये बेसिकली वो चीजें हैं, या कहीं पे ब्लड बिखरा हुआ हमें नजर आया। तो ये बेसिकली वो चीजें हैं जो कि आप फ्रेम कर रहे हैं कि हाउ डू यू फ्रेम और प्रेजेंट एन इशू विद अ सर्टेन एंगल। तो इसके ऊपर वो पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो भी मौजूद है, जिसको आप लोग अगर चाहें तो यू पीपल कैन रीड आउट। अच्छा, अब इसी को मैंने बताया है कि जब आपकी आपस में रेस लगी हुई है आपके मीडिया चैनल्स की और अखबारात की या ओवरऑल मीडिया की, कि इन्फॉर्मेशन पहले कौन देगा, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं उनके पास बहुत थोड़ा टाइम रह जाता है जिसके अंदर वो चीज़ों को एनालाइज करें, जिसके अंदर वो चीज़ों के मामले की ओरिजिनल तह तक पहुंचे, और उसको फिर उसी तरीके से जो है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिपोर्ट करें जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वहां पे चीज़ें हो रही हैं। होता यही है कि जैसे मैंने अभी इराक की बात की थी, तो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट ऑल्दो डेवलप हुआ था, लेकिन देन अगेन वो वन साइडेड पिक्चर थी। कि हो सकता है ये, अगर आप लोग इराक के हवाले से, तो मुझे ये भी याद है कि अल जजीरा और सीएनएन की अगर आप कवरेज देखें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे वॉर जर्नलिज्म के दोनों एस्पेक्ट चल रहे थे, लेकिन वॉर जर्नलिज्म के अंदर जो है वो डेफिनेटली एक एस्पेक्ट जो है वो एलीट मीडिया ओरिएंटेड था, और अल जजीरा उस वक्त जो है चूंकि एक रिलेटिवली नया चैनल था,
तो वो उसने जो चीजें प्रेजेंट की थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी उन चीजों से जो कि CNN प्रेजेंट कर रहा था। तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम यही चीज हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास रेटिंग लेने के लिए, उनके पास अपने चैनल को फायदा पहुंचाने की वजह से इतना वक्त नहीं मिल पाता उन्हें कि वो चीज़ों को डीपली एनालाइज करें, रिसोर्सेज को अपने रिसोर्सेज को चेक करें और फिर उसके बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। अब यहाँ पे लास्ट लाइन जो है, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ अ कॉन्फ्लिक्ट और सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इज लार्जली एब्सेंट इन द न्यूज, chances are the public's awareness and understanding of the conflict will be limited। वही बात जो मैंने ऊपर की थी अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर आप एक कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे पैदा हो जाता है, उस कॉन्फ्लिक्ट या उससे रेलेवेंट जो उसकी डायमेंशन या उसके एस्पेक्ट्स हैं, आप अगर उनको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इस चीज के चांसेस बढ़ जाएंगे कि लोगों की उस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो एक परसेप्शन है या उनके जो सोचने का जाविया होगा वो डेफिनेटली लिमिटेड होगा, क्योंकि जो चीज उनको प्रेजेंट की जा रही है, उनके सामने आ रही है, वही उसके ऊपर अपनी ओपिनियन बनाएंगे और उसी के हवाले से वो चलेंगे। सो कंक्लूडिंग दिस, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉर जर्नलिज्म जो मैंने अभी एग्जांपल्स दी हैं, और अभी जैसे मैंने मीडिया का कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रोल के हवाले से बात की है या मीडिया को कॉन्फ्लिक्ट में क्या करना चाहिए, तो हम वॉर जर्नलिज्म और पीस जर्नलिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है वो क्या चीजें हमें नजर आई हैं। अकॉर्डिंग टू योन गैल्टन इन 2007, जो इसका एक पूरा का पूरा रिसर्च आर्टिकल है, टुडेज मीडिया reporting on conflict is predominantly war oriented. He argues that whether the media producers are aware of it or not, news coverage often serves to encourage perceptions of conflicts that are in a sense war fueling। अब देखें यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने यहाँ पे मेंशन की हुई है, एंड दैट इज के ये जॉन गोल्टिंग गैल्टन की मैं बात कर रहा हूँ। उसने कहा है कि जी जो आज का मीडिया जो कि हमारे सामने आता है, बेसिकली ये प्रिडोमिनेटली वॉर ओरिएंटेड मीडिया, यानी कि ऐसा मीडिया जो कि वॉर को प्रमोट करता है रादर देन प्रमोटिंग पीस। अब वो ये कहता है कि चाहे मीडिया प्रोड्यूसर्स को इसके बारे में पता है या इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो आप न्यूज कवरेज देखते हो, चाहे वो आपके टीवी चैनल्स के ऊपर आ रही है या आपके अखबारात के अंदर आ रही है, ये जो वॉर है उसको प्रमोट कर रहा है, बल्कि उसने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, वॉर फ्यूलिंग है, यानी कि जलती पे तीली का काम भी करता है। यानी आप जो चीजें देख रहे हो वो या दिखाई आपको जाती हैं या आप जो पढ़ते हो, वो बेसिकली जो न्यूज आ रही हैं वो बेसिकली सिर्फ वॉर ओरिएंटेड नहीं बल्कि वॉर फ्यूलिंग भी हैं। उनके वो एस्पेक्ट्स प्रेजेंट करते हैं जिनकी वजह से वॉर जो है वो फ्यूल हो जाती है। आप उसके लिए जो है वो उसमें बजाय कमी आने के वो उसकी वॉर की शिद्दत में इजाफा कर देती है। War in journalism is portrayed as a zero-sum game between two players with a clear distinction between us and them being the problem। अब यहाँ पे वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी कि जर्नलिज्म के अंदर आज के मीडिया में क्या होता है कि जी एक जीरो सम गेम है वॉर, और उसके अंदर जो है दो प्लेयर्स हैं जिसके अंदर एक वो हैं और एक हम हैं, जिसमें वो जो हैं उनको बुरा बना के प्रेजेंट किया जाता है या वो उनको प्रॉब्लमैटिक दिखाया जाता है। In reporting, the conflict is often isolated from its greater context, both in time and in space. As a consequence, it follows that causes and solutions can and indeed must be found in the conflict area। Another important feature of this kind of reporting is the dehumanization of the other। ये एक बहुत आसान सी चीज है इन द सेंस कि जब आप रिपोर्ट कर रहे होगे और आप कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दोगे तो डेफिनेटली वहां पे फिर आप ओरिजिनल बात लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। इसी तरह से उसने एक और जो है वो चीज यहाँ पे बयान की है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस काइंड ऑफ रिपोर्टिंग इज द डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द अदर। आपने दूसरे को बुरा बना के प्रेजेंट करना, जैसे अभी हमने देखा था एक खबर के अंदर मुंबई अटैक्स के हवाले से, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक टर्म हो गई, इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक टर्म हो गई, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये अब देखें कि आप खुद फील कर सकते हैं कि इसमें शिद्दत का फर्क आता जा रहा है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप दूसरे को एक डिफरेंट लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसे बिल्कुल ही इनह्यूमन जो है वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है जी, वॉर जर्नलिज्म के अंदर क्या होता है, फोकस इज नैरो एंड ऑन द विजिबल इफेक्ट्स ऑफ वॉर, कॉन्सिक्वेंटली रिपोर्टिंग इज ऑफन रिएक्टिव, टेकिंग एन इंटरेस्ट ओनली आफ्टर समथिंग हैज हैपेंड।
अब इसके अंदर जो है वो हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं कि जो जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि जो जैसा हो रहा है वहां पे हमने उसको प्रेजेंट कर दिया। अब जब वैसा प्रेजेंट कर दिया तो वहां पे आपको सिर्फ उसके विजिबल इफेक्ट्स नजर आएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि जी इसमें लोग कितने मरेंगे, उनकी सफरिंग्स क्या होंगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, आफ्टर मैथ क्या होगा वॉर का, ये कहाँ तक जाएगी बात, आप ये कुछ भी नहीं सोच रहे। आप सिर्फ एक चीज देख रहे हो कि अच्छा जी वॉर हो रही है, यहाँ पे इतने लोग मर गए हैं, यहाँ पे जो है वो ये हो गया है, फलां फौज ने चढ़ाई कर दी है और उसने ये तबाही मचा दी और वो कर दिया और फलां फलां। तो अब यहाँ पे आप देखो कि आप सिर्फ विजिबल इफेक्ट्स पे जा रहे हो, आप सिर्फ एक चीज दिखा रहे हो जो कि वहां पे हो रही है। फिर उसके बाद वो कहता है वॉर जर्नलिज्म इज प्रोपेगेंडा ओरिएंटेड इन द सेंस दैट इट इज वेरी कंसर्न्ड विद एक्सपोजिंग द लाइज एंड सीक्रेट्स ऑफ द अदर व्हाइल प्रोटेक्टिंग दोज ऑफ इट्स ओन, इन अ सेंस एडिंग इन कवर अप्स। अब ये जो इराक वाली बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, या जितनी भी अभी हमने खबरें ऊपर भी देखी हैं, तो यहाँ पे आप जो अपने एंड पे जो मिस्टेक्स होती हैं उनको कवर अप करने के लिए डेफिनेटली आपको प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भी प्रोपेगेंडा हुआ डॉक्टर जोसेफ गोएबल का, सबको पता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न प्रोपेगेंडा। तो वहां पे वो यही काम करता रहा। इसी तरीके से जो है वो हमें नजर आएगा कि जो हमारे अब भी जिस तरह से रिपोर्टिंग होती है, अभी आपने देखा जैसे ये फरवरी के अंदर जब लास्ट ईयर हमारे ये यहाँ पे जो हमने इंडियन तैयारा आया और वहां पे गिराया, तो उसमें डेफिनेटली हमने अपना जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया, जो कि शायद सारे ही करते हैं, जो कि हर मुल्क करता है। तो उसमें डेफिनेटली आपको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। तो वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि वॉर जर्नलिज्म जब भी होता है तो उसके अंदर वो प्रोपेगेंडा ओरिएंटेड होता है, और उसके अंदर जो है वो हम दूसरे की जो झूठ हैं, उनकी जो गलतियां हैं उसको हम हाईलाइट कर रहे होते हैं, और वही झूठ और वही गलतियां बेसिकली हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपने एंड पे जो मिस्टेक्स होती हैं उनको कवर करने के लिए। It can be said to be elite oriented because it is largely represented through the white males, and only the peacemakers that are given any credibility belong to the powerful elite. अब ये भी हम सब लोगों को पता है कि जो क्या कहते हैं हमारी वॉर जर्नलिज्म है, देन अगेन इट इज एलीट ओरिएंटेड। तो डेफिनेट सी बात है कि वहां पे वो वही चीजें प्रेजेंट करेंगे जो कि वाइट मेल्स आपको नजर आएगा, जो कि दुनिया में आपको जो है वो देख सकते हैं कि शायद दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या डेफिनेटली उनकी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिर वॉर जर्नलिज्म इज विक्ट्री ओरिएंटेड. Victory is regarded as achieved when there is a ceasefire. Meanwhile, other alternatives are kept out of the discourse, at least until victory seems probable. In addition, much focus is on treaty and institution, and interest fades as soon as the war is over. अब गैल्टन के मुताबिक क्या है कि वॉर जर्नलिज्म जो है दिस इज विक्ट्री ओरिएंटेड, और विक्ट्री जो है इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं, लेकिन गैल्टन के मुताबिक जो है वो क्या है कि जब दो पार्टीज के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान जो कि वॉर के अंदर जो है इन्वॉल्व हैं, उनके दरमियान सीज फायर हो जाएगा, फायरबंदी हो जाएगी, या उनके दरमियान कोई मुआहदा तय पा जाएगा जिसमें डेफिनेटली अपर हैंड होगा एलिट्स का या ताकतवर ममालिक का, तो वो बेसिकली जो है वहां पे कंसिडर किया जाएगा कि दिस इज बेसिकली विक्ट्री। तो यहाँ पे जो है वो यही बात उसने की है कि वॉर जर्नलिज्म जो है वो आफ्टर मैथ्स पे नहीं जा रहा, इफेक्ट्स के ऊपर नहीं जा रहा, प्रोपेगेंडा को फोकस कर रहा है, एलिट्स को फोकस कर रहा है, और डेफिनेटली विक्ट्री को फोकस कर रहा है। फिर लिंच और मैकगोल्ड्रिक का, जिसकी एक्चुअली हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी या जो मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया, ये भी मैं बता दूं कि लिंच और मैकगोल्ड्रिक जो है इनका जो मॉडल है ये बेसिकली योहान गैल्टन के मॉडल से ही मुतासिर है। एक्चुअली योहान गोल्टन ने ये मॉडल 1998 में सबसे पहले प्रेजेंट किया था पीस जर्नलिज्म का, तो उसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो लिंच और मैकगोल्ड्रिक ने उसमें से निकाली थी। अब इन्होंने जो है अभी हमने बात की थी कि जो मीडिया है वो वॉर फ्यूल करता है, तो इन्होंने छह चीजें आइडेंटिफाई की, छह जुमले, छह चीजें जो कि इनके मुताबिक फ्यूल करती हैं किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन को या कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन को। अब वो छह जुमले जो हैं वो क्या हैं? वी आर अंडर थ्रेट, ठीक है जी, वी हैव द सपोर्ट ऑफ, वी आर टॉकिंग ऑन इवल डूअर्स, वी आर लेफ्ट विद नो ऑल्टरनेटिव, वी मस्ट सेव देम, वी मस्ट एक्ट नाउ। अब आई थिंक ये वो सारे जुमले हैं जो कि हमने मुख्तलिफ मीडिया पे मुख्तलिफ जंगों के हवाले से हम लोग पढ़ भी चुके हैं और हम लोग सुन भी चुके हैं। मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन इसलिए लिख दी कि इफ समवन वांट्स टू रीड तो वो यहाँ से इसको रीड आउट भी कर सकता है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। सो कमिंग ऑन टू दी पीस जर्नलिज्म, अब पीस जर्नलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या नजर आते हैं?
As a contrast to war journalism, peace journalism, rather than just focusing on the conflict arena, seeks to explore how the conflict arose in the first place. अब यहाँ पे देखिए पहली बात क्या है, वहां पे हमने कहा क्या कि जी मीडिया जो है वो प्रेजेंट क्या कर रहा है, वॉर फ्यूल कर रहा है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि पीस जर्नलिज्म ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट अरीना के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, बट इट वुड आल्सो टेंड टू फाइंड कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्यों हुआ है, वो वजूहात क्या थी, वो फैक्टर्स क्या थे, वो अनासर क्या थे जिनकी बेस पे वहां पे उस जगह पे जंग की सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई। It recognizes that there are often more than two parties to a conflict and that a favorable solution is one in which all are winners. ठीक है जी, वहां पे तो विन लूज सिचुएशन है वॉर जर्नलिज्म के अंदर, यहाँ पे जो है वो ऑल विन विन सिचुएशन है। और विन विन सिचुएशन तभी होती है जब आपकी सारी पार्टीज पॉइंट्स के ऊपर एग्री कर जाएं और वो रिकग्नाइज करें कि एक दूसरे के फेवरेबली हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं ताकि इस चीज को खत्म किया जा सके। Context is vital to understand the outbreak of a conflict, which should not be seen as an isolated event. Instead, causes, issues, and goals can often be tracked back through history. By focusing only on the ongoing conflict, reporting is more likely to fuel further violence. अब वो ये कहता है कि ये context जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की थी कि वहां पे कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होता है, वहां पे जस्ट आपने विजिबल इफेक्ट्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है वो बात कर रहा है कि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की वजह से आप बेसिकली ट्रेस बैक कर सकते हैं कि उस जो प्रॉब्लम हुआ है उसकी रीजंस क्या थी, उसके अंदर जो है वो मसाइल जो है वो क्यों पैदा हुए, सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो गई कि हम वॉर लाइक एक सूरत हाल के अंदर चले गए। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझ जाते हैं तो फिर आप डेफिनेटली आपके लिए आसानी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। Culture can also be an important factor by allowing room in news reporting for greater understanding of the cultural context. What had originally seemed like strange behavior from one party may become more understandable. अब उसने ये बात भी कर दी है कि पीस जर्नलिज्म का एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि कल्चर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप कल्चर का फैक्टर न्यूज रूम्स के अंदर ले आते हैं, नाउ व्हाट डज दिस मीन, कि किसी इलाके का कुछ लोगों का कुछ जो पार्टीज हैं जो कि वॉर के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनका कल्चर क्या है। ठीक है, कल्चर से मुराद यहाँ पे मैं वॉर कल्चर की बेसिकली जो है वो बात कर रहा हूँ। तो वो वॉर कल्चर उनका क्या है या उनकी ट्रेडिशंस क्या हैं, वो किस तरीके से मामलात को लेकर चलते हैं, अगर ये चीज आप ले आते हैं न्यूज रूम्स के अंदर, मीनिंग बाय कि इन चीजों को आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपनी न्यूज के अंदर, तो डेफिनेटली उन चीजों को समझने लोगों के लिए यानी आम पब्लिक के लिए मामलात को समझने के लिए आसानी हो जाएगी। और सिमिलरली जो जिसको हमने जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया, which had what had originally seemed like strange behavior from one party may become more understandable। जो हमें लग रहा होता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन थिंक्स why someone is doing something like this, तो वो अगर आप कल्चर को उसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं उस इंफॉर्मेशन के अंदर, तो डेफिनेटली वो चीज आपके लिए डेफिनेटली थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। दिस काइंड ऑफ रिपोर्टिंग इज प्रोएक्टिव इन दैट इट स्ट्राइव्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ वायलेंस थ्रू प्रिवेंशन रादर देन वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन बिफोर मेकिंग न्यूज ऑफ इट। अब वो ये कह रहा है कि वहां पे हमने बात की थी वॉर जर्नलिज्म रिएक्टिव होती है। ठीक है, कहीं पे कुछ हुआ, आपने रिपोर्टर्स को भेजा, वो कवर करके ले आए चीजों को। यहाँ पे वो कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ रिपोर्टिंग इज प्रोएक्टिव। ये प्रोएक्टिव किस तरह से है कि सिंस इट इज लुकिंग इनटू द कॉन्टेक्स्ट, ये एक हिस्ट्री के अंदर जा रही है या चीजों के ऊपर थोड़ी सी और तरह से नजर रख रही है, तो फिर ये कोशिश करेगा कि वॉयलेंस ब्रेकआउट होने से पहले पहले ही हम कुछ ऐसा कर लें कि जिसकी वजह से वॉयलेंस ब्रेकआउट ही ना हो पाए। तो दिस इज बेसिकली प्रोएक्टिवनेस ऑफ पीस जर्नलिज्म। फिर उसके बाद क्या है कि जी इट आल्सो रिकॉग्नाइज लेस विजिबल इफेक्ट्स ऑफ वॉर सच एज कल्चरल डैमेज एंड इमोशनल ट्रॉमास, aspects that are often left out in war-oriented journalism. Whereas war journalism often serves to make a conflict opaque, peace journalism seeks to make it transparent. अब ये बेसिकली यहाँ पे वही वाली बात है कि विजिबल इफेक्ट्स पे नहीं जाना, हम बेसिकली वो नहीं बता रहे कि जी क्या ट्रॉमास हो गए, वहां पे कितने धमाके हो गए, वहां पे कितने लोग मारे गए। हम बेसिकली जो है वहां पे बताने की कोशिश करेंगे कि जी ये हुआ कैसे था, क्यों हुआ था, और इसमें लोगों ने सफर कैसे किया। एक्चुअली सफरिंग्स को जो है वो हाईलाइट किया जाएगा, रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए उसने लिख दिया है कि जी वॉर जर्नलिज्म ऑफन सर्व्स टू मेक अ कॉन्फ्लिक्ट ओपेक, वो उसको थोड़ा सा धुंधला कर देती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, जबकि पीस जर्नलिज्म ट्रांसपेरेंटली उसको दिखा रहा होता है, लोगों के सामने जो ओरिजिनल पिक्चर है वो लेके आ रहा होता है। डेफिनेटली वही वाला फैक्टर या वही वाली चीजें जो है वो जो कि शायद रीजंस हैं उस कॉन्फ्लिक्ट की।
All parties to the conflict is given room in reporting and efforts are made to facilitate understanding and promote empathy between groups. जैसा कि अभी हमने ऊपर भी बात की है कि जब आप रीजंस को फाइंड आउट करेंगे, फेवरेबल सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे जो है फिर आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे. Rather than dehumanizing one party, it aims at humanizing all parties. If war journalism intensified dehumanization strategies to correspond with perceived levels of threat, peace journalism attempts to reduce the threat by humanizing actors. अब यहाँ पे बेसिकली वही वाली बात है कि जी वॉर जर्नलिज्म डीह्यूमनाइज करती है, बुरा बना के प्रेजेंट करती है. इसी तरीके से लोगों को आप जब आप पीस वर्जन्स के अंदर काम कर रहे होते हैं या पीस जर्नलिज्म में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप ह्यूमनाइजिंग फैक्टर को सामने लेके आते हैं. जैसे अभी हमने बात की, सफरिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली ह्यूमनाइजिंग फैक्टर हैं, ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है. Here it is also people-oriented, highlighting suffering across all levels of society. Likewise, evildoers are exposed regardless of which party they belong to. In addition, a voice is given to a grassroots peacemakers. अब वहाँ पे बात थी कि जी ये elite oriented है, war journalism elite oriented है, white males, policy makers, बड़े ममालिक, उनका point of view present करती है, जबकि जो हमारा पीस जर्नलिज्म है ये बेसिकली पीपल ओरिएंटेड है, उनकी सफरिंग्स को हाईलाइट करता है तमाम लेवल पे. किसी भी पार्टी से वो बिलोंग करते हो, किसी मुल्क की साइड नहीं ली जाएगी कॉन्फ्लिक्ट में मौजूद. ये नहीं देखा जाएगा कि ये इराक ने किया था या अमेरिका ने किया था या पाकिस्तान ने किया था या इंडिया ने किया था. लोगों की बात की जाएगी, लोगों की सफरिंग्स को हाईलाइट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे. और डेफिनेटली ग्रास रूट लेवल पे मौजूद वो लोग जो कि पीस मेकिंग में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, रादर देन इन कॉन्ट्रास्ट टू दी वॉर जर्नलिज्म स्टाइल, जहां पे हर चीज आपकी जो प्रेजेंट होती है वो सिर्फ elites के हवाले से होती है. Finally, the reporting is solution oriented. Ideally, conflicts can be contained and resolved before becoming violent. Where this is not possible, peace journalism empathizes creativity in conflict resolution and the facts that conflicts can come to an end without one side winning and the other side losing. जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि बुनियादी तौर पे इसमें जो है वो solution orientation की बात है, solution आपने ढूंढना है, peace लेके आना है, मामले को खत्म करना है, उसको रिजॉल्व करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे विन विन सिचुएशन की बात होगी, यहाँ पे आपकी विन लूज सिचुएशन की बात नहीं होगी. ये एंड पे रेफरेंसेस हैं इसमें. सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड मैम. ओके, थैंक यू जी. एक्सलेंट. आई थिंक के बहुत डिटेल्ड में काम था, थोड़ी सी ज्यादा लंबी थी. आई थिंक के सारे टाइम का आपने फायदा उठाया, तो बट इट वाज ओवरऑल इट वाज एक्सीलेंट. आई वुड लेट पीपल आस्क क्वेश्चंस, उसके बाद आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. जी, एनीवन? मैम स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं या अभी रहने दो? नहीं, स्क्रीन तो शेयर रखें. जी मैम, ठीक. जी, क्वेश्चंस हैं? आतिर, आसिम, any comments on presentation? मैम बस यही है कि बहुत लंबी थी और बहुत ज्यादा ही डिटेल्ड. बहुत लंबी, बहुत डिटेल्ड थी. आई थिंक ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट, स्पेशली लुकिंग फॉर लिटरेचर. मैंने अभी कोई क्वेश्चन, जो चीजें प्रेजेंट की गई हैं उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हो तो पूछें. मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो इलीट रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे, ये जिसमें वाइट मेल की कर रहे थे, तो पाकिस्तान में किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान में इलीट रिपोर्टिंग होती है या नहीं होती? जी आतिर भाई, बिल्कुल पाकिस्तान में भी एलीट रिपोर्टिंग होती है. अभी आप देख सकते हैं, अभी रिसेंटली, ऑल्दो के वो वॉर जर्नलिज्म से रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन एलीट रिपोर्टिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अभी आपको नजर आएगा, देखें हर मुल्क के अंदर जो है वो दो तरह के एक आप कैटेगरीज मौजूद हैं. एक एलीट्स हैं और एक आपका मतलब एक रूलिंग क्लास है और एक आपकी रूल्ड क्लास है. तो अभी हम जितना भी मीडिया देखते हैं, मैं कल भी देख रहा था, हमारे पास सारी जो डिस्कशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हमारे पास जितनी भी न्यूज आ रही हैं, अभी सुबह 8 बजे के बुलेटिन में भी मैंने देखा है कि पीडीएम, इमरान खान, पीपल्स पार्टी, बिलावल, मरीम नवाज, मोहम्मद अली दुरानी, और ये सारा कुछ चल रहा है. जबकि उसके मुकाबले पे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं लाहौर के लिए नहीं निकल सका
क्योंकि धुंध ज्यादा थी, तो वो एक छोटी सी खबर उसकी जो है फॉग की, वो चंद सेकंड की खबर थी, सॉरी 2 मिनट्स की खबर थी। वो उन्होंने बता दी कि फलां फलां जगह पे धुंध है, ये प्रॉब्लम है, ये हो गया, रोड बंद कर दिया गया, ये एक्सीडेंट हो गया और दिस एंड दैट। इसी तरीके से लोग रोजाना की बुनियाद पे जो है, आम बंदों की बात कर रहा हूँ, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, कि लोग जो हैं वो बहुत सारी चीजें सफर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो न्यूज़ बुलेटिन हैं या हमारे जो इस तरह की चीजें हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन जहां से आ रही होती है, उसमें हमें ये नजर आ जाएगा कि लोगों की जो हालात जिंदगी हैं उसको इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, जबकि बड़े लेवल पे जो एलीट्स है, जो रूलिंग क्लास हैं, उनको डेफिनेटली जो है वो ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो चीजें हैं, क्लेम ये किया जाता है कि जी हम तो इसलिए हाईलाइट करते हैं कि इन्हीं के थ्रू जो है वो पॉलिसीज बननी है और फिर आप लोगों तक आनी है। बट उसका जो दूसरा आप देखोगे एस्पेक्ट, तो वहां पे आपको ये नजर आएगा कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एज सच उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता या उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान में भी डेफिनेटली ये वाला फिनोमेना जो है वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। एनी अदर क्वेश्चन? शाहजेब, कोई क्वेश्चन है? नो मैम। शायान? Okay. Shaji, I think overall it was an excellent presentation. I think you did a lot of work. आपके जो लास्ट वाले हैं, फॉर इंस्टेंस जो पेज आपने यहाँ पेज नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, 15 जी मैम। 17, जी मैम। ये जो आपने खास तौर पे जो 17 और 18 पे जो और 15 पे जो आपने कुछ चीजें लिखी हुई थी, जिसमें आपने हाईलाइट किया इस्लामिक का वर्ड, इस्लामिक टेररिस्ट का वर्ड, फिर आपने इस्लामिक टेररिस्ट का वर्ड आपने कहा, ये इस वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो जो शुरू में आपने 5 न्यूज सिलेक्ट की, ये वोकैबुलरी आपको उन 5 न्यूज के हवाले से नजर आई? जी मैम, बिल्कुल। आप मुंबई अटैक्स देखें, उसके अंदर ये न्यूज़ जो है वो सॉरी ये वर्ड्स जो हैं मौजूद हैं। फिर उसके बाद व्हेन यू गो थ्रू दी पुलवामा इंसिडेंट, तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट, जब आप न्यूज़ कवरेज देखते हैं, चाहे वो टीवी पे आई है या वहाँ पे अखबारात के अंदर आई है, तो चूंकि दोनों के अंदर जो है वो एक जगह पे जो है वो जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व थी और एक जगह पे जो है वो एक और हमारी जो इस तरह की एक जमात है वो इन्वॉल्व थी। तो वहां पे उनके लिए उन्होंने वर्ड्स जो हैं वो बेसिकली यूज किए। मैंने उसको बेसिकली एग्जाम्पलीफाई किया उन वर्ड्स के थ्रू कि अल्फाज जो हैं वो इस तरह के हैं कि वी गुड दे बैड। तो फिर हम उसको उसकी शिद्दत के हिसाब से हमने जो है वो बार बार यूज किया डिफरेंट तरह के, क्योंकि अटैक्स की बात थी और इन पार्टीज के इन्वॉल्व होने की बात थी, तो इस वजह से वहां पे वो यूज हुए। जबकि कश्मीर की जो न्यूज है, अगर आप देखें गौकदल के हवाले से या गुजरात के हवाले से भी इवन, तो वहां पे जब आप उसकी इंडियन कवरेज देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा कि मुसलमान 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 मुसलमान, तो वो वर्ड जो है वो बार बार जो है उन्होंने वो यूज किया है वहां पे। ओके। इस्लाम की तो आपने सॉरी, इस्लाम के हवाले से तो आपने कहा कि जी मुसलमान का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो रहा है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो आपके आखिरी 2-3 स्लाइड्स हैं, इनको अगर आप अपनी न्यूज के साथ स्पेशली लिंक करेंगे, तो पाकिस्तान का वर्ड कितनी दफा इस्तेमाल किया गया, और पाकिस्तान को अस देम वगैरह में, मतलब जो आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स हैं उनको सिर्फ ये है कि जो आपकी 5 सिलेक्टेड न्यूज थी उनका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से था ना? तो बस मैं ये चाह रही हूँ कि जिस तरह आपने इस्लाम का पॉइंट हाईलाइट किया, तो इस्लाम और पाकिस्तान दोनों को कैसे आप हाईलाइट करेंगे विद इन दैट डिस्कशन व्हिच इज अपीयरिंग ऑन द लास्ट पेजेस? मैम, उसमें इस तरह से है कि चूंकि पाकिस्तान बेस्ड हैं, तो डेफिनेटली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप देखें कि कुछ न्यूज़ के अंदर हमने मेंशन किया, जैसे मुंबई अटैक्स के हवाले से, कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि जी हमारा इस अटैक के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर सिमिलरली आप देखें कि जो दूसरा आपका पुलवामा इसको जी मैम, इसको ही देख लें फॉर इंस्टेंस, इस वक्त जो आपका स्लाइड खुला हुआ है जिसपे आपने 6 पॉइंट दिए थे, ठीक है? आपने कहा था कि ये 6 पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं बहुत ज्यादा, वी आर अंडर थ्रेट, ठीक है, वी हैव द सपोर्ट एक्सेट्रा। ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये आपकी उन 5 न्यूज पे अप्लाई हो रहे हैं?
मैम बेसिकली इसमें से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अप्लाई हो रहे हैं, जैसे वी आर अंडर थ्रेट है फॉर एग्जांपल, तो ये क्लेम जो है ये डेफिनेटली अगर आप देखेंगे पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो वहां पे आपको ये चीज नजर आएगी कि दोनों ममालिक जो हैं, अभी रिसेंटली भी आप देखें ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके हवाले से अभी तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले भी हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट आई थी कि हम कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट हैं। ये मैंने खुद द न्यूज के अंदर ये खबर जो है हमारी मैंने पढ़ी है कि उन्होंने ये क्लेम किया पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कि जी वी आर अंडर थ्रेट फ्रॉम द इंडियंस। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे आके ये बात की, इवन ऑन दी फोरम ऑफ यूनाइटेड नेशंस के, वहां पे बार बार वो ये चीज हाईलाइट करते रहे कि जी मुझे डर है कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक ना कर दे या इंडिया दुनिया के लिए एक थ्रेट बन चुका है। तो उसमें ये चीज हमारे सामने आ जाती है कि जी हम इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज की वजह से हम अंडर थ्रेट हैं। अच्छा जी, उसके अलावा मैम जो दूसरी इसमें फॉर एग्जांपल बात है कि वी हैव दी सपोर्ट ऑफ, इसमें भी अगर आप देखें तो हमें ये नजर आता है कि जी जब हम इंडिया को थ्रेट के तौर पे प्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान, तो वहां पे वो कहता है कि जी हमें दोस्त ममालिक की सपोर्ट हासिल है, जिसमें वो चाइना का नाम लेता है, जिसमें वो टर्की का नाम लेता है। फिर इसी तरीके से इवल डूअर्स की जो बात है ये फिर डेफिनेटली थोड़ा सा हमें नजर आता है कि जी जब पाकिस्तान के हवाले से कोई चीज होती है, जैसे यहाँ पे वो फरवरी के अंदर लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ फाइटर जेट वाला, अभिनंदन वाला, तो वहां पे आप देखें कि जी उसमें जो इंडियन एयर चीफ है उसका बयान मौजूद है ऑन रिकॉर्ड कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं जहां से टेररिस्ट पैदा होते हैं, इवल डूइंग्स जो हैं, वो वही वाली बात आ जाती है कि हम उसके खिलाफ जो है वो हम एक्शन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद मैम वी आर लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव। ये आपको 1971 की जो वॉर है, 1948 की जो वॉर है, 1965 की वॉर, 1999 की जो वॉर है पाकिस्तान इंडिया की, उसके अंदर जो है वो ये चीज आपको नजर आ जाएगी कि वी आर लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव, कि हमें अब लड़ना पड़ रहा है। फिर वी मस्ट सेव देम। अब ये सेविंग की जो बात है ये शायद हमें एज सच दोनों ममालिक की तरफ से नजर नहीं आती है, सिवाय इसके कि जी हम अपने अपने मुल्क को बचा रहे हैं, हम अपने मुल्क के लोगों को जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वी मस्ट एक्ट नाउ देन अगेन, वो जो वॉर्स हमारी शजीद साहब, होती मेरे ख्याल रही। से वी जी जी मस्ट सेव देम पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है कश्मीर के ऊपर, जी उसके जी ऊपर मेरे बिल्कुल ख्याल से बिल्कुल। फिट होती है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अपने जो लोग हैं, चूंकि हमारे पास जो एरिया है कश्मीर का, डेफिनेटली हम उनकी बात कर रहे हैं। इंडियंस जो हैं उनके पास जो एरिया है कश्मीर का वो उसके हवाले से बात करते हैं, या ओवरऑल दोनों ममालिक जो है वो अपने अपने पर्सपेक्टिव में जो लोग मौजूद हैं डेफिनेटली इन इलाकों के अंदर, उस फिजिकल जुरिस्डिक्शन के अंदर, उसके हवाले से बात हो रही होती है। ओके ओके, वेरी नाइस। अच्छा जी, एनी अदर कमेंट? शजी, जी मैम। आई थिंक कि ये जो बस आपके ये जो आखिरी वाले स्लाइड्स थे और कंक्लूजन्स थे, आई थिंक कि आपका फाइनल पेपर यही है, इसी के ऊपर है। जी मैम, इसी पे होगा मैम। हाँ, तो बस आप फाइनल जो पेपर है, आई थिंक वैसे तो ये इट्स एक्सीलेंटली रिटन, बस आखिरी फाइनल पेपर करते हुए जब आप उसको सबमिशन से पहले आप उसके कंक्लूजन को बस एक थोड़ा सा रिविजिट जरूर करिएगा। और जी ठीक है। रिविजिट में बस आपने यही करना है कि जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि जो आप कंक्लूडिंग कमेंट्स दे रहे थे, ये जो आपके इस वक्त खास तौर पे ये जो 2-3 पैराग्राफ्स मैंने आपसे कहा कि इन स्लाइड्स पे जो लिखा हुआ है वो उनका आपकी सिलेक्टेड न्यूज से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जी मैम। आपने आपने सिलेक्टेड न्यूज के अलावा भी, मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्ट की थी उसके अलावा को जो रिसेंट इंसिडेंट्स थे वहां से आपने एग्जांपल्स कोट कर दी, जिसमें जी मैम। आपने विक्ट्री का एलिमेंट और जो है अस देम के एलिमेंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए। तो बस आपसे सिर्फ मैं ये कहूंगी कि जो आपने पांच पांच न्यूज डिफरेंट सेलेक्ट की थी, अपने कंक्लूजन्स को उन पांचों न्यूज से लिंक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दैट जी लिंक ठीक है। इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि ये इट वाज एक्सीलेंट, और ये राइट नाउ आई थिंक कि मोर और लेस इट्स रेडी टू बी इस फॉर्म में है कि ये बहुत अच्छी शक्ल में कंप्लीट हो जाएगा। तो जी मैम ठीक है। ऑलरेडी बहुत अच्छा है। जो बस मुझे जो चीज हुई कि इन पॉइंट्स का लिंक होना चाहिए विद द सिलेक्टेड न्यूज, बस वही एक मेरा मेन पॉइंट था कि जो जी आपने मैम। न्यूज सिलेक्ट की हैं आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं उनसे क्लियरली लिंक होना चाहिए। उसी तरह स्लाइड 18 के ऊपर जब आप बात कर रहे थे ना कि जी मैम। पीस जर्नलिज्म जो है वो प्रोएक्टिव होता है और ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रॉमा ओरिएंटेड नहीं होता वगैरह वगैरह। जी जी। तो बस आप इसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो 5 जो सिलेक्टेड न्यूज थी उसमें आपको
पॉइंट्स नजर आया कि वो उनमें से कोई एक न्यूज भी थी जो आपको प्रोएक्टिविज्म शो कर रही थी या नहीं कर रही थी, या आपको सारी ही 5 की 5 एग्जांपल जो थी वो वॉर न्यूज टाइप एग्जांपल थी, वॉर जर्नलिज्म एग्जांपल थी? मैम एक्चुअली वो सारी जो हैं वो बेसिकली तो प्रेजेंट हुई हुई है वॉर जर्नलिज्म स्टाइल के अंदर। मैंने खुद उनके पीस वर्जन्स लिखे थे, तो अच्छा, ठीक है। उसमें मैंने जो है वो कोशिश की थी ढूंढने की कि इनके मुझे कोई पीस वर्जन्स, पब्लिश्ड पीस वर्जन्स जो हैं वो मुझे मिल जाएं, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आए। तो आई अगेन लुक इनटू इट, अगर मुझे कोई मिलता है तो डेफिनेटली मैं उसकी एग्जांपल भी फिर यहाँ पे कोट कर दूंगा। हाँ, हाँ, वो पीस का तो वर्जन आपने चूंकि खुद लिखा है, उसको आप कहीं ना कहीं पे उसको एक्सप्लेनेशन में डाल दीजिएगा। और चूंकि आपका ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि बिटवीन द टू कंट्रीज ये वॉर टाइप न्यूज ज्यादा होती है, तो वो बस जो आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स है उनका उस सिलेक्टेड न्यूज से लिंक क्रिएट कर दीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है मैम, राइट मैम। ओके, थैंक यू सो मच। जी शाहजेब, आई थिंक कि आप अपनी प्रेजेंटेशन यू कैन स्टार्ट नाउ। Yes. So the topic of my presentation is war journalism, peace journalism, and the first story is about the war journalism about Indian conflicts on water. Pakistan at the risk of drowning due to water release from India in 2020. डायरेक्टर प्रोविजन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PADMA जो पाकिस्तान का है, उन्होंने ओपन किया था इंडिया के खिलाफ कि इंडियन ओपन्स द स्पिल्स आलची डैम और रिवर सतलुज की तरफ से प्री शेड्यूल के हवाले से इन्होंने प्री अनप्री शेड्यूल के ऊपर पानी जो है कि वो पाकिस्तान की तरफ खोल दिया था, जो कि 70,000 कॉजेज ऑफ वाटर रिवर टू सतलुज आया था, जो कि 17 से 18 फुट तकरीबन पानी ऊंचाई के हिसाब से पाकिस्तान में आया था। Medium to high level flood Pakistan meteorology development MET extreme heavily rainfall over upper and lower match of river सतलुज, जो कि 72 आवर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गया। इसके ऊपर मैं आपके साथ एक रेफरेंस वीडियो शेयर करता हूँ। ये है As the floodwaters rise, India released the water and you can see our livestock. तो ये अल जज़ीरा की न्यूज़ थी कि 40 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी इंडिया के अंदर, जो कि उन्होंने प्री शेड्यूल के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर पानी जो था फ्लड खोल दिया था, और उसमें हज़ारों जानवर और जितनी भी हमारी ज़मीनें थी, फसलें थी, क्रॉप्स थी, सब बर्बाद हो गई थी। ये एक वॉर जर्नलिज्म के स्टाइल में ये न्यूज़ थी। इसके साथ साथ हमें इसके नीचे पीस ये रेफरेंस पिक्चर्स हैं इसकी, और मैं इसके अंदर इसका पीस जर्नलिज्म आपको शो करता हूँ। Continued threat of monsoon in the subcontinent, providing disaster management authority PDMA issue flood alert in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa after India released 70,000 causes of water in river Satluj. CM Punjab announcement meeting focus on the relief work plan and security arrangement in the floods. Director PDMA has directly deputed Commissioner of Construction avoid monsoon has released. इसकी जो रेफरेंस पिक्चर्स हैं ये भी मैंने लगाई हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि monsoon has resulted in executive water release from Bakra Dam, India, in river Satluj, climbing adjacent village of the hundreds of families were trapped in their resident area of flood 45,000 acres across. इसके बाद अगली जो न्यूज़ है उससे पहले मैं उसका एक रेफरेंस वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। एक MOU है, उस MOU को अभी बदला नहीं गया है। जो कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था करतारपुर के ऊपर के सिख हम पाकिस्तान में आना चाह रहे थे, और वो फिर हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम इजाज़त नहीं देंगे अंदर आने के लिए। तो पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडियन क्लेम्स ओवर पीस कॉरिडोर। Pakistan government has shut down the claims of handing over Gurdwara Kartarpur Sahib from Pakistan Sikh Committee PSGPC to the Project Management Unit PMU. Foreign Office PO spokesman Zahid Hafiz Chaudhry said that the baseless propaganda by the Indian government is an attempt to peace corridor initiative by a pressure against the precepts of Sikh community. All these claims are aimed for creating religion by BJP government of India. 4.7 kilometer long Gwadar
Gurdwara Kartarpur Sahib corridor has been responded as COVID-19 protocols by Pakistan. Indian has yet to reopen the corridor from its side. The People to People initiative has completed its 1 year amidst politics tension between India and Pakistan. इसका ये war journalism हुए था और ये इसकी reference pictures हैं. इसके साथ मैं इसका पीस जर्नलिज्म आपको शो करवाता हूँ. पाकिस्तान opens peace corridor despite false claims. इस्लामाबाद 2020 की ये रेफरेंस मैंने इसका नीचे दिया हुआ है. Pakistan has negated all claims of handing over Gurdwara Kartarpur Shrine to government of Punjab. Kartarpur corridor, also known as peace corridor, is the symbol of interfaith and religion unity in Pakistan. Pakistan government has reopened its sites of Sikh politicians from dawn to dusk for as per COVID-19 protocols. इसके जो लास्ट लाइन है, करतारपुर कॉरिडोर इज द सिंबल ऑफ पीस एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग हाइलाइट टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन कश्मीर सॉलिडरिटी इशू. ये कश्मीर की जो सॉलिडरिटी थी उसके ऊपर जो इशू था उसके कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए था. बेसिकली the diplomatic relation between ripped after Indian and Kashmir space status in the August 2019. ये करतारपुर के रेफरेंस पिक्चर्स साथ अटैच की हुई हैं. इसका ये पीस जर्नलिज्म में था. इसके बाद मैंने LOC के ऊपर एक न्यूज़ है मेरी जो वार जर्नलिज्म के ऊपर मैं शो करता हूँ. इंडियन कंटिन्यूज ब्रूटली एंड वेडलिज्म नियर LOC. Major General Babar Iftikhar represent from Pakistan military informed and in visiting LOC. Indian volunteer case 2003 have been increased in 2014. India continues to declare violation during 2003 case fire, humanity and military conduct threaten religion, peace and security. Indian forces continue targeting civilization and the artificial fires automatically. Earlier this 2020-year-old boy received critical injuries due to cross-border firing at LOC in Baghdad sector. Also, 2 women were wounded after firing. Indian has committed to 2158 crossfire violation in 2020. Violations for the 191 civilization were seriously injured while 19 during these attacks. The violations were observed in the background of India conflicts with the China and answer to the conflicted by Kashmir demands for justice from Human Rights Council, ION and UN has been repeatedly turned down. इसकी ये मैंने LOC की रेफरेंस पिक्चर्स अटैच की हुई हैं, जबकि इसका पीस जर्नलिज्म में ये लिखा हुआ था जो मैंने खुद क्रिएट किया. पाकिस्तान प्रोवाइड विजिट टू LOC representative 24 countries in solidarity with Kashmir. Indian who abrogated articles to 370 ending special status of Kashmiris has repeatedly deployed in violence and brutality to change the ground situation in Kashmir. They have also banned all international bodies and monitoring in 2019. Last line was the global peacekeeping bodies must find peaceful solution for the premium issues of Kashmiri harmony, the silence of NOC and UN and the Peace Council and the state-sponsored terrorism in the Kashmir in constant threatening of religion, peace for security of South Asia. इसकी रेफरेंस पिक्चर ये है 1947 में ब्लैक डे इसके बनाया गया था. इसके साथ अटैच किया. इसके साथ मैंने इनके नीचे रेफरेंस में लिंक्स भी है, इनके साथ लिंक्स के अंदर वीडियोस भी है. कहते हैं तो मैं वो शो करवा देता हूँ, लेकिन हर वीडियो 4-6 मिनट की वो साथ बहुत लंबी हो जाएगी. इसका वॉर जर्नलिज्म में मैंने ये लिखा हुआ था, एविडेंस ऑफ द इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन द कंट्री. Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi and Director General ISPR Maj General Babar Iftikhar showed evidence against India and the state-sponsored terrorism in Pakistan. They showed the real face of India to the global community in a joint press conference. As per the silence on this matter would pose great threat. 9/11 India, the terrorism network in the neighbor state. Indian intelligence agencies and the provincial organization like Tehreek-e-Taiba, TTP, Balochistan, BLA, and JUI, and were uprooted from the soul by Pakistan. I think during the past few months, Indian planned terrorism activities in major polities of Pakistan. While addressing claims, Chinese Foreign Ministry spokesperson that the China opens terrorism in all double standards in the country terrorism. Indian is the currently 3 international conventions, Article 2 or 4. इसका भी reference नीचे मैंने दिया हुआ of United Charter, Article 41 of the Union
international affairs of the country in 2001 by the Interval in the Vietnam. इसकी रेफरेंस पिक्चर्स ये हैं और इसके साथ भी नीचे रेफरेंस लिंक्स दिए हुए मैंने. इसका पीस जर्नलिज्म में जो लिखा हुआ है, पाकिस्तान प्रूव्स एविडेंस ऑफ कोर्ट एक्शन बाय इंडियन इन द कंट्री, state sponsored terrorism activities in Pakistan are major threat of national securities of Pakistan and its neighbor state. Pakistan has repeatedly blamed, but Indian accused Pakistan as the black military in India. Earlier this week, representative from the Foreign Ministry of ISP conducted a joint press conference providing evidence of Indian involvement of the terror attack to United Nations and international community. I think there were more terror attacks to be conducted in metropolitan countries by India in the coming months. The deserve of evidence has been provided that New Delhi meet and the ties with the issues operation in Pakistan to peace in the country and China-Pak relationship. Indian accused Pakistan of the blackmailing militaries in the country. The Foreign Office calls the desperate attempt to divert international attention from the state-sponsored terrorism in JJIO, UK and other parts of Pakistan. इसके साथ ये इसके रेफरेंस पिक्चर अटैच की हुई है. इसका वर्ल्डिज्म जो है वो मैंने रॉ के ऊपर लिखा था. रॉ हैज बीन ऑपरेटिंग स्पेशल सेल अगेंस्ट सीपेक सिंस 2015, बट टेक्निकली देखा जाए 2014 में जब इसकी कंपाइलेशन एक्सेप्ट हुई थी तभी इंडिया के ऊपर या रॉ की तरफ से इनके ऊपर मसले आ गए थे पिंडी में. Intelligence agency research and analysis wings RAW of the India has been operation and special cell since 2015 in CPEC. An initial amount of rupees 80 billion has been allocated to it. DGISP are exposed Indian CPEC through links, financial training, and the sponsor of two terrorists to cell reported directly to the Prime Minister and headed over the Baloch military. Baloch Raju Sir Bras, India, former military of 700 rebels of inject CPEC. China fully supports Pakistan and stand with those trying to suppose. This project will be disappointed. Earlier, Pakistan represents resort to evidence containing references terrorism to global community. इसके साथ इसकी रेफरेंस पिक्चर लगाई हुई जो कि बलोचिस्तान में JUI की तरफ से प्रॉब्लम्स थे. इसका पीस में वेरिएशन ये है कि Indian deploys proxy war against Pakistan. India has been using proxy wars against the CPEC. The CPEC is equally important for both countries. Indian involvement and the sabotating it will be never be affected, remarked Chinese representatives. Pakistan is working hard to promote religion stability and the peace across the region, including in neighbor countries' army. China always supports Pakistan against India. It also claimed Pakistan efforts to present to safely, collectively, and security in the region. But the international media has shown concerns against the India aggressive Pakistan to Pakistan citizens. It has been Indian Foreign Ministry and State details these allegations from Pakistan, but did not receive any request from the comments on it. इसकी रेफरेंस पिक्चर्स भी एडेड है और ये इसके अंदर वीडियो लिंक्स भी ऐड है और रेफरेंसेस भी ऐड है जहाँ से मैंने ये चीज़ें सारी ली हैं या इसके साथ हेल्प आउट ली है. सो थैंक यू जी मैम. जी मैम, अच्छी प्रेजेंटेशन है, मतलब थीम अच्छा लिया हुआ है और उसके साथ जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है इन द सेंस के वो पिक्चर्स और फिर वीडियो साथ जो हैं वो डेफिनेटली उसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं मटेरियल को. थैंक यू सर. रेफरेंस हम लोगों में से बहुत से कम लोगों ने वीडियोस दी थी मगर इन्होंने क्योंकि वीडियो रेफरेंसेस दिखाया तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है. हाँ, कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं शाहजेब. जो है बस आपसे जो ओवरऑल आई थिंक कि यू अंडरस्टैंड कि आपको वॉर जर्नलिज्म या पीस जर्नलिज्म के लिए आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने इस टॉपिक में थ्रू आउट इंटरेस्ट लिया. बस मेरा इस पे आपसे सिर्फ एक ही छोटा सा कमेंट है और बल्कि इसको कहते हैं कि छोटा सा गिला है बल्कि. कैन आतिर टेल के वो प्रॉब्लम क्या है? मैम वो प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ. जी बताइए.
मैं आपने लास्ट टाइम कहा था 5 डेकेड्स के ऊपर से आपने करना है इसको, तो मैंने कहा कि इसको मैंने जो फाइनल में लेके जाऊंगा, मैं जब इसको, मैंने आपको कहा था मैं यही प्रेजेंटेशन इसको थ्रू आउट फाइनल में लेके जाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको जो फाइनल की प्रेजेंटेशन मिलेगी उसमें आपको सारे गिले दूर हो जाएंगे। मैं उसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं उसको अच्छा, एक अच्छे तरीके से हाँ, आपको बस प्रेजेंट। मेरी मेरी एक कंसर्न सिर्फ एक ही थी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छी बात यह है कि आपको ये बात याद है कि मैंने जी आपसे कहा कि 5 डेकेड्स में से 5 न्यूज़ उठानी है। मैंने आपसे ये कहा था कि इट डजंट मैटर कि 5 डेकेड से आप जो न्यूज़ उठा रहे हैं वो कितनी छोटी है। आई इवन सेड कि अगर आप 1 या 2 लाइन की भी न्यूज़ उठाएंगे तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगी। यू रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कि छोटी से बिल्कुल छोटी न्यूज़ भी बिल्कुल। एक्सेप्टेबल होगी। तो आई थिंक कि ये वाहिद पॉइंट है जो कि मैं आज भी थोड़ा-सा मेरी कंसर्न थी कि आपने जो न्यूज़ उठाई वो जो हैं वो मोस्टली 2020 शो कर रही हैं। तो रिवर्स। और मैं हाँ, और मेरी कंसर्न असल में ये थी कि आपका टाइम बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप आपका टाइम सेव होगा ना, अगर आप डे 1 से ही फुली इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं तो आपका टाइम बचेगा। इट्स नॉट अबाउट माय टाइम, आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर टाइम एज़ वेल। तो अच्छी बात ये है कि आपको ये बात याद है कि मैंने कहा कि 5 डेकेड से न्यूज़ उठानी है, और फिर मैं दोबारा कहूँगी ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो न्यूज़ कितनी छोटी है। बाज़ औक़ात आपने अखबार में देखा होगा कि न्यूज़ 1-2 लाइन पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है? जी तो मैम। आप इंतहाई छोटी से छोटी भी न्यूज़ उठाएँ, लेकिन उसको आप बस अपना फ़ोकस मेंटेन रखिएगा, ठीक है? तो ये मेरी मेजर कंसर्न है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि शजी हसन की जो आज की प्रेज़ेंटेशन चल रही थी, मैंने शायद आपके और शजी दोनों के जो आपके इनबॉक्सेस हैं, उसमें गूगल क्लासरूम में लास्ट वीक ये नोट किया था कि आप शहर और डेट पूरी मेंशन करिएगा। तो जब अब आप फाइनल एग्ज़ाम आप कर रहे होंगे, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पेज पे आपने लिखा हुआ था लाहौर 2020 आप देख रहे हैं? मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर 2020 लिखा हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि लाहौर 2020 लिखने के बजाय लाहौर के साथ ये भी लिखिए कि ये जनवरी 2 2021 है या मार्च 1 2020 है, तो डेट कंप्लीट लिख दीजिएगा।